वेलकम इन एनडीए क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज की, जो इंडिया में इम्पोर्टेंट उन्होंने कौन कौन से काम करे और उनका कौन सा टाइम पीरियड यहाँ पर उनका था। तो इससे पहले हम गवर्नर जनरल की बात करते तो ये पोस्ट कैसे ऑर्गेनाइज हुई और ये कैसे आई, तो इसके बारे में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं एनडीए के अंदर, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो गवर्नर की पोस्ट बनी वो बंगाल की बनी थी। आपको अच्छे से याद होगा कि 1757 में एक टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडिया का वॉर हुआ, जिससे इंडिया की जो पूरा इतिहास था, पूरी हिस्ट्री थी, वो चेंज हो गई। वो थी बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के अंदर ब्रिटिशर्स जीत गए, ब्रिटिशर्स मुगल से जीत गए और उनको यहाँ का रेवेन्यू मिली बंगाल की और बिहार की और अवध की, जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी। तो इसके ऊपर ब्रिटिशर्स का राज हो गया। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। उन्होंने कहा कि अब हम कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाएंगे जो इंडिया का हो, जो पपेट हो, जो हमारा कहना माने, हम अब खुद राज करेंगे। तो उन्होंने जो खुद राज करने के लिए उन्होंने कोई किंग सेटअप नहीं करा, उन्होंने यहाँ पर गवर्नर सेटअप किया। यानी यहाँ पर जो पोस्ट निकाली, हायर पोस्ट, वो निकाली गवर्नर की, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि गवर्नर की पोस्ट कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई, तो गवर्नर की पोस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज हुई। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि बंगाल की अंदर फर्स्ट गवर्नर कौन बना था। ध्यान रखना, बंगाल के अंदर फर्स्ट गवर्नर कौन बना था। तो बंगाल के अंदर सबसे पहले जो गवर्नर बना था वो बने थे रॉबर्ट क्लाइव। फिर इसके बाद में आता है कि गवर्नर जनरल की पोस्ट कब बनी। तो गवर्नर जनरल की पोस्ट यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट आया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट भेजा 1772 के अंदर। उस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू उन्होंने कहा कि गवर्नर की पोस्ट नहीं होगी बंगाल के अंदर। अब बंगाल के अंदर जो गवर्नर होगा उसको गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। तो बंगाल के अंदर जो गवर्नर जनरल बना वो बने लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग बन गए गवर्नर जनरल। अब आई इंडिया की बारी कि पहले क्या होता था कि 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजेंसीज बना रखी थी और उनके अंदर सबके अंदर एक एक गवर्नर जनरल बिठा देते थे, पर इनके ऊपर भी अब हेड की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने कहा कि एक पूरे इंडिया के ऊपर भी एक गवर्नर जनरल होना चाहिए। तो उन्होंने एक एक्ट निकाला 1833 के अंदर, पीट्स इंडिया एक्ट, जो बहुत पॉपुलर रहा। उसके अंदर ये कहा गया कि इंडिया के अंदर एक गवर्नर जनरल होगा। और वो गवर्नर जनरल कौन सा हुआ, वो हुआ जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको किसका गवर्नर जनरल बना दिया, इंडिया का। तो इंडिया का जो गवर्नर जनरल फर्स्ट बना वो बना विलियम बेंटिक। कौन बना, विलियम बेंटिक। तो आज हम गवर्नर जनरल। अच्छा, इसके बाद में 1857 का अपने रिवॉल्ट के बारे में सुना ही होगा बहुत अच्छे से, जिसकी मैंने पहले क्लास वीडियो आपको दी है। अब इसके बाद में एक एक्ट आया, इंडिया एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर। उस एक्ट के अंदर इन्होंने गवर्नर जनरल पोस्ट ख़त्म कर दी और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया में इंटरफेरेंस था उसको भी ख़त्म कर दिया। अब इंडिया के जितने भी मैटर है वो डायरेक्ट पार्लियामेंट सॉल्व करेगी। कौन सी पार्लियामेंट सॉल्व करेगी, ब्रिटिश की। अब उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर गवर्नर जनरल की पोस्ट नहीं होगी। अब गवर्नर जनरल की पोस्ट की जगह वाइसरॉय की पोस्ट होगी। किसकी पोस्ट होगी, वाइसरॉय। यानी अब गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या रख दिया, वाइसरॉय। अब वाइसरॉय कब रखा, 1858 में। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा कि 1857 में कौन था यहाँ का गवर्नर जनरल, वो तो इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल हो गया, लॉर्ड कैनिंग। और वही इंडिया का फर्स्ट वाइसरॉय हुआ, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि पोस्ट खत्म हो गई गवर्नर जनरल के और गवर्नर जनरल को अब किस नाम से बोला गया, वाइसरॉय के नाम से। तो वाइसरॉय कौन बन गया फर्स्ट, लॉर्ड कैनिंग। तो अब हम इनके इम्पॉर्टेंट वर्क याद करेंगे, क्योंकि इनके इम्पॉर्टेंट वर्क बार बार जितने भी सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, जितने भी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, एनडीए के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें पूछा जाता है। तो हम इनके इम्पॉर्टेंट वर्क को याद करेंगे और इनको याद करना बहुत आसान है। आप अच्छे से टेबल बना के इनको लर्न करेंगे तो बहुत जल्दी से लर्न हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, वो ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिविल सर्विसेज। ये कौन थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिविल
सर्विसेज एंड पुलिस। इन्होंने सिविल सर्विसेज की पोस्ट मतलब यहाँ पर जो हायर पोस्ट होंगी उनको सिविल सर्विसेज यानी आईएएस ऑफिसर्स होंगे, ये इन्होंने जनरेट किया यहाँ पर कॉर्नवालिस में, इसीलिए इन्हें फाउंडर ऑफ सिविल सर्विसेज एंड पुलिस बोला जाता है। बट इन्होंने कंपटीशन फाउंड नहीं किया था, इन्होंने कहा कि डायरेक्ट हम अपॉइंट करेंगे, कोई कंपटीशन नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे और डायरेक्ट अपॉइंट कर लेंगे। जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया वो डलहौजी ने किया, जो बाद में आए थे डलहौजी। तो सबसे पहले आपको यही लर्न करना है, फाउंडर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन है? कॉर्नवालिस। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर गवर्नर जनरल आते हैं, जो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिक। कौन बने फर्स्ट गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिक। और किस एक्ट के थ्रू बने? तो पीट्स इंडिया एक्ट 1933 के अंडर बने। इन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि इन्होंने हायर एजुकेशन में वर्नाकुलर लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो हायर एजुकेशन दी जाएगी वो इंग्लिश मीडियम दी जाएगी। आज देखिए आप इंग्लिश मीडियम का कितनी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल आए वो है चार्ल्स मैटकैफ। चार्ल्स मैटकैफ ने क्या किया, यहाँ पर प्रेस के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। अब उन्होंने उन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया और प्रेस को टोटली फ्रीडम दी। सिर्फ एक ऐसे ये गवर्नर जनरल थे जिन्होंने प्रेस को फ्रीडम दी, बाकी सब ने उसे रेस्ट्रिक्शन रखी। तो प्रेस के ऊपर इन्होंने फ्रीडम दी। ध्यान रखना, फ्रीडम किसने दी? चार्ल्स मैटकैफ ने। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो गवर्नर जनरल आते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं, वो है लॉर्ड डलहौजी। इन्हें जो आज मॉडर्न वर्ल्ड का इन्वेंटर कहा जाता है, मैन्युफैक्चरर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। जो आज मॉडर्न वर्ल्ड है हमारा इंडिया, मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया का मैन्युफैक्चरर बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी एडवांस टेक्निक हमारे इंडिया में लेकर आए। अब इनका काम क्या था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे। इन्होंने रेलवे सेटअप करे। रेलवे जो आज हमारे इंडिया में एशिया के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क है और गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये रेलवे सेटअप करने वाले डलहौजी ही थे। इन डलहौजी ने रेलवे लाइन बिछाई और सबसे पहली रेलवे लाइन बिछी 1853 में मुंबई टू थाने इन्होंने रेलवे ट्रैक चलाए, रेलवे ट्रेन चली। उसके बाद में इन्होंने कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी स्ट्रॉन्ग किया। तो इन्होंने कम्युनिकेशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेलीग्राफ जो भेजे जाते थे वो शुरुआत करी इन्हीं के टाइम पर हुई, आगरा से कलकत्ता। ध्यान रखना, इन्होंने टेलीग्राफ स्टार्ट किए थे। पोस्ट ऑफिस एक्ट लाने वाले यही थे। पोस्ट ऑफिस एक्ट लाए 1854 में और इसके अंदर ही पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया पोस्टल टिकट। जो पोस्ट टिकट होता है ना, पोस्टल टिकट, जिस पर टिकट होता है जब अपन पेस्ट करके भेजते हैं कहीं भी, वो पोस्टल टिकट इन्होंने स्टार्ट किया था। अब इन्होंने, जो मैंने पहले बात कही थी वापस कह रही हूँ, इन्होंने आईएएस जितने भी हायर पोस्ट के लिए कॉम्पिटिशन्स, जितने भी पोस्ट होती थी उनमें कंपटीशन रखा। और इंडिया का जो फर्स्ट इंडियन आईएएस बना वो कौन थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट आईएएस जो बने वो बने सत्येंद्र नाथ टैगोर। फर्स्ट आईएएस ऑफिसर बनने वाले, इंडियन फर्स्ट आईएएस ऑफिसर बनने वाले कौन थे? सत्येंद्र टैगोर। अब इसके बाद में आते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग मैंने पहले ही बता दिए, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर 1857 का रिवॉल्ट हुआ। लॉर्ड कैनिंग ने तीसरा काम जो सबसे इम्पोर्टेंट किया, आईपीसी धारा है, जानते हो आईपीसी के तहत इसको 14 साल की सज़ा दी जाती है, इसको 6 महीने की सज़ा दी जाती है। तो आईपीसी यानी क्रिमिनल जो एक्ट लाए गए वो इन्हीं के टाइम पर लेकर आए। जितने भी क्रिमिनल एक्ट होते हैं, जो क्रिमिनल लॉज हैं, जो क्रिमिनल लॉ हैं, जो कोई मारपीट करता है या फिर आपके साथ कोई भी बदतमीजी करता है, कुछ भी करता है, जो रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, उनको क्या सज़ा देनी चाहिए, उनको बोला जाता है आईपीसी।
अब इसके बाद में आता है कि इन्होंने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में हाई कोर्ट सेटअप करे। अच्छा, तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि सुप्रीम कोर्ट किसने सेटअप किया? तो 1774 में जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया कलकत्ता में। ध्यान रखना, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ था कलकत्ता में। इन्होंने जो डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसीज चलाई थी उसको ख़त्म कर दिया। तो इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट काम करे। फर्स्ट, वाइसरॉय ने आईपीसी एक्ट लेकर आए, इन्होंने हाई कोर्ट सेटअप करे मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया। अब आता है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज जो अजमेर के अंदर बहुत पॉपुलर है उसको सेटअप किया। सबसे पहले मेयो कॉलेज ओपन किया इन्होंने, ठीक है। दूसरा, इन्होंने इंडिया की पॉपुलेशन को सबसे पहले काउंट किया। इससे पहले कभी इंडिया की पॉपुलेशन काउंट नहीं हुई कि कितनी पॉपुलेशन है। इन्होंने 1872 के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन काउंट करी। अब आता है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन कौन थे? लॉर्ड लिटन, इसके बाद में मेयो के बाद में लॉर्ड लिटन आए और उन्होंने एक पॉपुलर प्रेस एक्ट लेकर आए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखो, इससे पहले उन्होंने किसने दी थी उनको टोटल आज़ादी? प्रेस के अंदर फ्रीडम किसने दी थी? अभी बताया था, प्रेस के अंदर फ्रीडम मैंने दिया था मेटकाफ ने। अब मेटकाफ ने तो फ्रीडम दे दी। अब इन्होंने वापस से इसके अंदर एक एक्ट लेकर आए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब ये था क्या, ये ध्यान रखना। प्रेस एक्ट था कि कोई भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कोई भी लोकल न्यूज़पेपर अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कोई भी आर्टिकल प्रिंट करता है तो उसकी पूरी प्रेस को सील कर दिया जाएगा। जहाँ से न्यूज़पेपर प्रिंट होता है उसकी मशीन वगैरह पूरी उसकी बिल्डिंग को सील कर देंगे। तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब आता है लॉर्ड लिटन। ये बहुत ही अच्छे इंसान थे, जितने भी वो हुए वॉइसरॉय उनके अंदर सबसे बेस्ट थे। इन्होंने हमारे इंडिया की वेलफेयर के बारे में सोचा। तो इन्होंने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी उन्होंने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पावर्स का, ये इसके सपोर्ट में थे। और इसीलिए इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और जो पंचायती राज का कॉन्सेप्ट है इन्होंने सेटअप किया था। इन्होंने उसको क्या किया, इन्होंने उसको इंडिया में लेकर आए वापस से। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जनक या फाउंडर कौन है? लॉर्ड लिटन। दूसरा है कि इनके टाइम पर जो सेंसस मेथड है, जो सेंसस पॉपुलेशन सेंसस यानी लोगों की जो आज भी हम पॉपुलेशन काउंटिंग होती है हर 10 साल में, वो रेगुलेटिंग करने वाले लॉर्ड लिटन थे। उन्होंने कहा कि हर 10 साल के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन काउंट होगी, जो एक इंडिया की डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद में लेकर आए इल्बर्ट बिल। अब ये इल्बर्ट बिल क्या है? इल्बर्ट बिल था कि जो इंडियन जज है वो यूरोपियन कोर्ट के अंदर जज बन सकता है। यानी यूरोपियन कोर्ट में पहले ब्रिटिशर्स ही जज होते थे। अंग्रेज अगर कोई ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई क्राइम है या कोई सज़ा देनी है तो वो ब्रिटिशर्स जज ही देगा। बट इन्होंने पहली बार ये कहा कि इक्वलिटी होनी चाहिए। इंडियन जो जज है वो भी एक ब्रिटिशर्स को जो है उसको सज़ा दे सकता है, उसकी सुनवाई कर सकता है, उसकी हियरिंग कर सकता है। तो ये इल्बर्ट बिल था। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं हम, सिर्फ 2 बचे हैं, इसके अलावा एक तो बचा हुआ है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कौन था? तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस सेटअप करी थी। लॉर्ड डफरिन ने क्या किया था, जो कांग्रेस आई 1887 में जो ऑर्गेनाइजेशन बना इंडियन कांग्रेस, उसको सेटअप करने वाले उस टाइम पर जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। और एक लास्ट वाला लॉर्ड कर्जन है जो 1905 में बंगाल डिवीज़न हुआ था। यानी बंगाल को 2 पार्ट्स में कम्युनिटी के बेस पर 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक ईस्ट बंगाल जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है और एक वेस्ट बंगाल जो आज इंडिया का पार्ट है, उसको डिवाइड करने वाले लॉर्ड कर्जन थे। और इसके अलावा उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट बनाया, पुलिस डिपार्टमेंट अलग से सेटअप किया और इन्होंने आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट भी सेटअप किया लॉर्ड कर्जन ने।
इसके साथ ही जितने भी इम्पोर्टेंट टिल 1905 तक जितने भी इम्पोर्टेंट वाइसरॉय हैं ये इनकी लिस्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।